What happened? क्या हुआ? Happy birthday. Have we started the democratic rights? Still time to start. Did we finish working of institutions? I think last part was remaining power of Supreme Court, or did we finish that? Judicial review and PIL remaining. So what do you understand by the word judicial review? Book review किया है? What is a book review? Summary. What is a summary? Yes. What else? Can we elaborate? प्रिया हंस रही है, तो चलिए क्या बताऊं elaboration में? देखो एक पूरा बुक पढ़ लिया, पूरा बुक पढ़ने के बाद अगर उसको शॉर्ट में आप बताते हो कि उस बुक में क्या था, तो दैट इज अ बुक रिव्यू. यस और नो? पूरा फिल्म देख लिया and after that you are telling me that what is there in that film, then that's a film review. In the same way this is judicial review, but hold your horses. Don't compare it directly with book review or with film review. There are certain differences between them and this concept judicial review. See, for example, if I say our parliament or the legislature, what does it? क्या करता है legislature? Parliament laws. It makes laws, right? Makes government right. Okay, guides the government how it has to proceed. Okay. So this legislature, it has law making authority. तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि मैं हूँ legislature, मैंने लॉ बनाया that from today onwards, evening 8 o'clock के बाद कोई बात नहीं करेगी. Okay, I made a law that after 8 o'clock in the evening, nobody is going to speak. बात नहीं करेगा, बात करता है तो क्या हो जाएगा? Punishable offense है, 500 rupees fine पे करना पड़ेगा. Is it right? दोनों बाप रे, हमको तो 8 बजे के बाद ही सब बातें करनी होती है, ऐसा कैसा रूल बन गया? Why is it wrong? Freedom of speech infringe हो जाएगा. लेकिन मान लो ऐसा कोई लॉ बन गया जिससे आपका कोई पहले से बना हुआ लॉ इंफ्रिंज हो रहा है, या फिर आपका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हो रहा है, या फिर ये नया बना हुआ लॉ कॉन्ट्रास्टिंग है या कॉन्ट्राडिक्टिंग है या अपोजिट है पूरी तरह से पहले एक बने हुए लॉ से, तो कौन बताएगा लेजिस्लेचर को कि भाई तुमने ये जो काम किया है ना, ये जो काम किया है वो पूरा गलत काम होता है. एंड दिस बताने वाला काम को judicial review, where the judiciary intervenes and tells the legislature that the law which it has made, the legislature whatever law it has made, that law is not, it is contradicting a previously made law, or it is going in opposition to a previously made law, or it is infringing one or many of your fundamental rights. That is judicial review. Are you getting? For example, क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? जुडिशियल रिव्यू क्या पहले कभी किसी कोर्ट ने किसी पार्लियामेंट की बनाई हुई लॉ पर किया है? किस केस? ये पंखा बंद कर. कौन सा एलैबोरेट? रेजोल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग. गुड, वेरी गुड. और कुछ? वीपी सिंह
बीपी मंडल कमीशन जो आया था, उसमें जुडिशियल रिव्यू ही तो हुआ ना, जब उन्होंने बताया कि ये जो आपने बनाया है, लॉ बनाया है, दैट यू आर गिविंग 27% रिजर्वेशन टू SCBC, दैट इज करेक्ट, बट SCBC डजंट मीन ऑल आर socially and educationally backward and all do not have money. So what they did, they put a ceiling कितने की लगा दी, 8 लाख की लगा दी। जिसके पास 8 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है उसको क्रीमी लेयर में रखा जाता है और उसको 27% रिजर्वेशन अब नहीं दिया जाता, बट जिसके पास 8 लाख से कम की इनकम है उसको 27% रिजर्वेशन मिलती है। सो दिस इज अ जुडिशियल रिव्यू। कुछ और एग्जाम्पल भी आप सोच सकते हो जहां पे पहले कभी किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया हो और लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को रेक्टिफाई या तोड़ मरोड़ कर या मॉडिफाई कर दिया हो। आर्टिकल 360 बैन करना। और एक एग्जांपल है मेरे पास, शायद से इसलिए बता दो। अक्षर मैटर्स क्या पर उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ था, लेकिन वो सिस्टम पर केस हुई थी, लेकिन जुडिशियल रिव्यू नहीं। I'll tell you one case, very interesting it is. In India we had a princely rule before we got independence, right? राजा महाराजाओं का रूल था। तो राजा महाराजा क्या करते थे, अपने अपने इलाके में से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। मतलब अगर रानी है प्रियांशी ने अपने इलाके में से क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, और वही टैक्स उसके लिए क्या बनता है, सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अब जब वो मर्ज होने वाली है इंडिया के साथ, पूरे इंडियन यूनियन के साथ, तो क्या उसके पास एक टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी बचती है? नहीं, ये टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी किसके पास चली जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रियांशी के लिए तो ये घाटे का सौदा होगा, तब तो वो इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन होना या मर्ज होना कभी नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर बनकर रहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस समय ये इंटीग्रेशन कर रहे थे ना पूरे इंडिया का, तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सभी राजा महाराजाओं को कुछ पैसे दे दूं हर साल, और इसी पैसे को क्या कहा जाता था, प्राइवी पर्स। इसी प्राइवी पर्स के केस में हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट राजा महाराजाओं को दिया जाता था। जैसे हैदराबाद के नवाब को 44 लाख रुपीस हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती, तो वैसे कुछ और भी राजा महाराजा थे, इनको लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे अलग अलग अमाउंट दिया जाता। लेकिन क्या ये हर साल दे पाना हमारे लिए पॉसिबल था? क्योंकि हम लोग तो गरीब राजा ना, राष्ट्र है, देश है, तो हमारे लिए इतने पैसे ही नहीं थे कि हम इनको दे पाए। तो धीरे धीरे प्राइवेट पर्स को हटाने की बात हुई, कहा कि नहीं, इसको मूव कर देना चाहिए, प्राइवेट पर्सेस नहीं होना चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए पार्लियामेंट में हुई वोटिंग कि क्या प्राइवेट पर्स को हटा देना चाहिए, बट सैडली ड्यू टू वन लेस वोट दिस मोशन कुड नॉट बी पास्ड। एक वोट कम मिला, जिसकी वजह से ये प्राइवेट पर्स को हटा नहीं पाए और ये प्राइवेट पर्स कंटिन्यू रहा। लेकिन उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ने मामला अपने हाथ में, उस समय का गवर्नमेंट था, रूलिंग गवर्नमेंट था, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम इस प्राइवेट पर्स को तुरंत हटा देंगे, हम इसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है राजा महाराजाओं को मुफ्त में देने के लिए। तो क्या राजा महाराजा चुप बैठेंगे बेटा? वो लोग कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रिवर्स कर दिया, यानी इन लोगों ने जो डिसाइड किया था कि प्राइवेट पर्स का पैसा नहीं देंगे, उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने नेगेशन में दिया और कहा कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, आप ऐसे सडनली बंद नहीं कर सकते। हालांकि वो बात अलग होती है अगर पार्लियामेंट में ये एक वोट जब कम मिला, अगर वो मिल जाता और ये रेजोल्यूशन पास हो जाता कि हम प्राइवेट पर्स हटा रहे हैं, तब अलग बात थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो कंटिन्यू रखो, इन राजा महाराजाओं को पैसे देते जाओ। कुछ साल बाद फिर से गवर्नमेंट बदला और उस बदले हुए गवर्नमेंट में भारी भरकम वोटों के साथ ये डिसाइड किया गया कि प्राइवेट पर्स को हटा देंगे। तो आज के डेट में हम किसी भी राजा रानी को कोई पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उस समय में तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उस पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का डिसीजन क्या कर दिया था, नेगेशन में ले लिया था, बदल दिया था, अपोजिट ऑर्डर दिया था।
आर यू गेटिंग मी? समझ में आया? क्या हुआ बच्चा सो रहा है, थक गया? आगे बढ़ते हैं। बट अभी तो है भी नहीं रहा। नहीं अभी तो नहीं है, अभी देते ही नहीं है बेटा किसी को भी कुछ भी। प्राइवेट पर्स क्या, किसी के पास पर्स ही नहीं है अभी तो। पैसा ही नहीं है, पर्स कहाँ से आएगा? लेट्स सी। तो इंडियन जुडिशरी के पास बेसिकली क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इट हैज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिया की जुडिशरी अपने फैसले खुद लेती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में डिसीजन इंडिया की जुडिशरी खुद करती है, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आपके अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जाने के लिए कैसे जाएंगे? मतलब ऐसे ही चल के थोड़ी जाएंगे, आपको एक क्या करना पड़ेगा? PIL फाइल करना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL फाइल करते हो तो इसका ये मतलब है कि किसी ने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। Someone has violated your fundamental right. What are these fundamental rights? We will be studying it in the coming chapter, democratic rights. But before that, let's understand fundamental rights are those rights which are absolutely necessary for any person who is staying in India and is an Indian citizen. So being an Indian citizen, you are given these fundamental rights. और किसी ने अगर आपसे आपका ये fundamental right छीन लिया तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, हाई कोर्ट के भी पास जा सकते हो, डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। जाने का रास्ता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL वहां पे तो सुनेंगे ना बेटा, पक्का सुनेंगे, प्रॉमिस है कंट्री का सार्थक को, ठीक है? वहां तो पक्का सुनेंगे। तो आप PIL के बारे में अगर जानते होंगे तो ये एक, इसको फाइल करने के लिए कोई बड़े वकील की जरूरत नहीं पड़ती। एक अनपढ़ सा आदमी भी अगर एक छोटा सा पोस्ट कार्ड ले ले, अनपढ़ होते नहीं है, बहुत सारे बनने की कोशिश करते हैं अनपढ़, सो दैट्स व्हाई आई यूज दैट। सो अगर एक इलिटरेट आदमी भी है, अपने किसी फ्रेंड की मदद से एक छोटे से पोस्ट कार्ड पर भी अपने साथ हुए अन्याय को, इनजस्टिस को लिखकर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देगा तो उसे भी PIL कंसिडर किया जाता है। ओके और उस छोटे से लेटर को भी वजन दिया जाएगा, प्रोवाइडेड इट इज रिगार्डिंग समथिंग व्हिच हैज वायलेटेड हिज और इन्फ्रिंज्ड हिज फंडामेंटल राइट, अदरवाइज ही कैन नॉट गो। मेरे पड़ोसी ने मेरा भैंस चुरा लिया करके जाना नहीं उधर सुप्रीम कोर्ट ने, वो नहीं देखेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आते हैं वो अगले चैप्टर में हम लोग देखें। सो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेड। एनी डाउट इन दिस चैप्टर? कुछ और पढ़ाना बाकी है मेरा? नहीं ना, हो गया। So then let's move to democratic rights, the last chapter of your syllabus. बस ये एक ही चैप्टर पढ़ना था रोज को, डेमोक्रेटिक राइट्स, पेज नंबर 88। What do you understand by right? Right क्या होता है? Yes, और वायलेंस भी कर लेगा तू राइट के अंदर? अरे बाप रे, ऐसा किसने बोला तेरे को? वायलेंस एक छोड़ के बाकी कुछ भी कर ले, वो सब तेरा राइट ही है, ठीक है? डांस करो, सिंगिंग करो, जो भी मना है करो, ठीक है? अरे मैं बाहर ही रख दिया अभी। सो राइट सुना ना कुछ लोगों को कहता है राइट तो मेरा लीडर, राइट टू चूज एन लीडर, यस व्हाट एल्स, हक, हाँ ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा अधिकार है, समथिंग व्हिच द लॉ और द स्टेट or your nation it permits you to do, right? Yes,
उसने आपको एक चीज करने की इजाजत दी है तो वो क्या बन जाता है, आपका राइट बन जाता है। तो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में कुछ तो फर्क होगा ना, कुछ तो फर्क होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीगल राइट हाँ एंड अ फंडामेंटल? Fundamental right any basic or legal right to pass by law. Do you mean to say that both are same? No. Are they same or not? नहीं है, ठीक। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दिया और प्रियांशी के लिए भी तो है ये क्वेश्चन, सिर्फ सार्थक और रोहन जवाब दे। Government fundamental humans right. गुड 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 गुड, यू आर थिंकिंग ऑन अ प्रॉपर ट्रैक। ये जो आपको कानून से मिलता है, योर लॉ गिव्स यू, ये शायद कुछ ऐसा जो हर एक ह्यूमन को मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट की तरह कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। और कुछ लीगल राइट्स छीने जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आसानी से नहीं छीने जा सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स कभी छीने ही नहीं जाते, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उस पर बैन लगाया जा सकता है, लेकिन आसानी से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट छीन नहीं सकता। लीगल राइट तो फिर भी कोई ना कोई कभी ना कभी छीन ही लेता है। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक राइट टू प्रॉपर्टी। Have you ever heard about this right to property? What is it? What is the right to property? That means to possess that. I have a right, I can process this bench, this is my property. No. Example, I purchased. You purchase, that means right to purchase. Okay. What else? प्रियांशी तो सोच में पड़ गया, मैं आपको क्या कैसे समझ? Nobody can, and no government can interfere. Like they can't decide, they can't be hostile to take over my property. They can, Without giving any incentive. unless and until that property is being used for some public interest. Okay, but if it is being taken for some public interest, then they can take away your property. ऐसा खुश मत हो जाना रोहन कि तुम्हारे पास एक बंगला है तो वो तुम्हारा ही है। गवर्नमेंट आके वो बंगला ले सकती है तुमसे बेटा, कब और क्यों? वो तब लेगी जब उसी बंगले के रास्ते पर उसको एक डैम बनाना हो, वेल बनाना हो, रेलवे ट्रैक लगाना हो, या किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी जनसंख्या के हित में, पूरे जो आबादी है उसके हित में कोई काम करनी हो, तो वो उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को, उस बंगलों को आपसे क्या कर लेगी? ले लेगी। अगर उस बंगलों को आपने परचेज किया है तो फिर वो आपको कंपेंसेशन देगी। अगर इंडिपेंडेंस से पहले किसी राजा महाराजा बंगलों क्या जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? Are you getting me? Yeah. So this right to property, initially it was a fundamental right. शुरू में इसको fundamental right की तरह consider किया गया था। आर्टिकल 19F के अंदर इसको रखा भी गया था, लेकिन कुछ केसेस होने के बाद इसको fundamental right consider करना बंद कर दिया। इसको fundamental right के लिस्ट से हटाकर अब इसको सिर्फ एक legal right बना दिया गया। Are you getting me? Not getting me? क्यों? बोलो बेटा प्रियांशी, क्या दुख दर्द है इसमें तुमको बताओ। Okay, one more thing. Property. If I want to buy a property, it should be white. White, black. White. पैसा होता है बेटा white, black. White. Legal property. Yeah, paperwork should be clear. This is what you want to say. It should be registered. There should be a property tax on that property. Yes. नहीं भी हो तो भी खरीदते हैं बेटा। Anyways, but you are thinking on a right track. क्या समझ में नहीं आया प्रियांशी को? पूछो बेटा। पहले राइट सबने सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए, ये एक ही फंडामेंटल राइट तुमसे छीन लिया। किसने? गवर्नमेंट। हो सकता है ले ले, इसीलिए तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था।
और उसके बाद से लेजिस्लेचर यानी आपका पार्लियामेंट जो मन में आए वो बदल नहीं कर सकता, उसको उसका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रख के चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रियांशी पूरी कंफ्यूज, क्या बदल सकते क्या नहीं बदल सकते मैम, तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन राइट्स टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स पता है। फिर दिया के पास मान लो इतने पैसे है कि उसने आधी महाराष्ट्र खरीद ली, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट का काम चलाएगी किस पर, आधे महाराष्ट्र पर, और बाकी आधी महाराष्ट्र पर दिया राज्य। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा एक केस हुआ था बेटा पंजाब में, जिसे आईसी गोलकनाथ केस कहते हैं। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो हेनरी और विलियम गोलकनाथ नाम के दो भाई थे, उनके पास ना 500 एकड़ की जमीन थी। 500 एकड़ बहुत बड़ा होता है, लगभग 1/4 ऑफ पंजाब तो पकड़ ही लो, इतनी बड़ी जमीन उन दो भाइयों की थी। जब ये बात पंजाब के सरकार को पता चला, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, तो उन्होंने सोचा अरे बाप रे, इतनी जमीन ये दो भाई रखेंगे तो हमारे जो पंजाब में फार्मर्स है उस पर उनका क्या होगा, वो किस पर खेती करेंगे, फिर कहाँ से उनके पास जमीनें आएंगी। So in order to reform this, the Punjab government brought out Land Reform Act, and under this act they decided कि जो भी excess land है, extra land है हेनरी और विलियम गोलकनाथ के पास, वो लैंड उनसे हटाकर, उनसे छीनकर गरीब किसानों को दे दिया जाएगा। और जो कि ये लैंड जो आईसी गोलकनाथ केस में हेनरी विलियम गोलकनाथ के पास था, वो लैंड उन्होंने अपने पैसों से खरीदी हुई नहीं थी, उन्हें किसी पूर्वज ने, किसी महाराजा ने दिया था, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसे भी नहीं दिए। तो ऐसे में क्या विलियम और हेनरी गोलकनाथ चुप बैठेंगे? उनसे तो इतनी बड़ी जमीन छीनी जा रही थी। वो भागे भागे किधर पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोले कि भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आपने खुद नहीं इसको आर्टिकल 19 एक्ट में रखा है, तो हमारा ये राइट टू प्रॉपर्टी हमें वापस करो, हमें हमारी जमीन दे दो, उसे छीनो मत। तो अब गवर्नमेंट, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद भी टेंशन में आ गया कि भाई इनकी बात भी तो सही है, क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो उन्होंने किस में रखी थी? फंडामेंटल राइट में। और फंडामेंटल राइट अगर आप कहते हो तो वो राइट हर किसी के पास होता है, एक एब्सोल्यूट राइट बन जाता है, कोई छीन नहीं सकता। ऐसे में अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि क्या करें। अगर जमीन इन्हीं दोनों भाइयों के पास रखेंगे तो वो तो जमींदार बन जाएंगे उस एरिया के, और गरीब मजदूरों को क्या करेंगे? जबरदस्ती काम करवाने के लिए लगेंगे उस जमीन पर। और इतना ज्यादा एक्सेसिव जमीन किसी दो भाइयों के पास, तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर बैठ के देखेंगे ये उस जमीन पर कैसे एक के ऊपर एक मल्टीप्लेक्सेस या बंगलो या पता नहीं मॉल क्या क्या बना के पैसा कमाने लगेंगे। फिर इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट के लिस्ट से ही इसको हटा दो। ये एक लीगल राइट जरूर हो सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट कभी नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट में आपका राइट टू लाइफ आएगा, लिबर्टी आएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगा, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को कभी भी फंडामेंटल राइट में आगे से नहीं देखा गया, बिकॉज वी आर अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट जानते हो ना, क्या है सोशलिस्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? पूरा एक चैप्टर पढ़े हो बच्चों मुझसे, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन, माथा फोड़ फोड़ के पढ़ाया मैंने। तू भी ना पढ़े बता चल। तुम लोग भी तो ट्राई करो। Okay, socialist means that no one is at the top. Right? No one is at the top. Okay. All are equal. All are equal. Equality को फोकस करता है। तो अगर आपको इक्वल सबको मानना है, सबके लिए इक्वालिटी, प्रियांशी क्या हुआ बेटा? अभी भी याद नहीं आ रहा सोशलिस्ट वर्ड? चैप्टर का ही नाम है ना सोशलिज्म इन। हाँ, तो उसमें क्या देखा था आपने? सब लोग क्या करते थे रशिया में? कम्युनिटी फार्मिंग करते थे, मिर करते थे, सब एक साथ आके फार्मर्स काम करते थे, जो भी प्रोड्यूस निकलता था उसको क्या कर लेते थे? यूज्ड टू शेयर। यस,
तो ये क्या है, ये इक्वालिटी है, सबको इक्वल दर्जे पे लाके देखना है। तो इन दिस सिचुएशन अगर इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, मुझे कैसे पता चला इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है? रात को मोदी जी मेरे घर आए थे, कान में बता के गए मुझे सोशलिस्ट कंट्री है। हाँ, तो मुझे कैसे पता चला? It's written in the constitution. But it is written. It is nowhere written in the constitution. It is just written on the first page of the constitution. That is the preamble. सिर्फ preamble में देखने को मिलेगा आपको, अंदर constitution में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि socialist है. It is just added in the preamble by the 42nd amendment which was done by Indira Gandhi. उसके साथ साथ उन्होंने सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया, बताया था ना मैंने ये चीजें आपको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर जब 42nd अमेंडमेंट किया तब डायरेक्ट किसमें घुसा दिया? प्रीएम्बल में। और पूरे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के ये वर्ड कहीं नहीं देखने को मिलते। आर यू गेटिंग? तो इंडिया क्या है? एक सोशलिस्ट कंट्री है। हम चाहते हैं कि सबके पास इक्वली हर चीज हो, तो किसी एक आदमी को हम ओवर रिच नहीं बना सकते। इसलिए हमने क्या किया, IC गोलकनाथ और उनके जो बेटे थे हेनरी और विलियम गोलकनाथ, उनसे जमीनें लेकर किसको दे दी? पंजाब गवर्नमेंट को दे दी। और हमने इस राइट को, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको फंडामेंटल राइट रखा ही नहीं और इसको क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। एम आई क्लियर अप टिल हियर? क्या होगा अगर हमारे पास राइट्स ही नहीं होंगे तो? क्या डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। यस, तो डेमोक्रेसी के लिए राइट्स होना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। और क्या, और क्यों जरूरी है आपके लिए राइट्स? ताकि आप सरकार को कैसे चला सको? एक फेयर मैनर में चला सको। जब आप अपने लीडर को खुद चूज करते हो, व्हाट यू आर डूइंग? यू आर एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम टू वोट, यू आर सिलेक्टिंग योर ओन गवर्नमेंट, due to which the government which is formed is free and in fair manner. उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। Then there are certain rules and procedures. Rules and procedures किसके लिए होते हैं? It is for everyone, yes. And these rules and procedures are dependent in order to maintain the democracy of our country. तो डेमोक्रेसी को अगर आपको रखना है तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स को क्या करो? फेयर गवर्नमेंट नहीं बन पाएगा। ऐसे में आप अपने लीडर का चुनाव फेयरली नहीं कर पाओगे। अब एक बात बताओ मुझे, ये राइट्स अगर नहीं होते तो क्या होता? क्या होता अगर राइट्स नहीं होते तो? अगर मैं कहूँ सार्थक के पास राइट टू लाइफ नहीं है तो राइट टू लाइफ, हाँ मार देते उसको। अगर मैं कहती रोहन के पास राइट टू लिबर्टी नहीं है तो वो जीने नहीं देते। उसको कंपल्सरी रोज मेरे क्लास में आना पड़ता। उसके पास राइट टू लिबर्टी है तो खुद डिसाइड करता है। बेडरूम में आ गया, वैसे आ गया आज मेरे क्लास में, क्योंकि उसके पास क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम, जो मर्जी करने का फ्रीडम है। अगर मैं कहूं कि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो हाँ, वो तो वैसे भी नहीं है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ मैम, देखो प्रियांशी के मन की बात। अभी आप क्या क्या बोल पाते हो? फेसबुक पर डालते हैं लोग, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, पता नहीं अपने मन की सारी भड़ास निकाल देते हैं। और कहीं जाके ना निकाल पाए, कम से कम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो डालते हैं। हेट कमेंट्स आते हैं उसके बाद न्यूज़पेपर। तूने नहीं देखा कभी फेसबुक पर स्क्रॉल करके गवर्नमेंट के बारे में क्या क्या देखा? यूट्यूब पर ही देखी है। हाँ देखो, एक टॉपिक भी दे रहा है तेरे को। है एक एक्ट्रेस अभी रिसेंटली एक्सपायर हुई है, तुनिशा शर्मा, जो चलो। तो 4 मेजर पिलर कहलाए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के। एक तो आपने ऑलरेडी सीखा है लेजिस्लेचर, ये क्या है? लॉज बनाता है। दूसरा हमने देखा है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
इसके अलावा एक और है बेटा, वो क्या है, मीडिया। क्या क्या यानी आपके फिल्म्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, ये सब मीडिया में आते हैं। तो ये चारों क्या है, दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ योर डेमोक्रेसी। मीडिया डेमोक्रेसी में है। हाँ बेटा। मैम वो तो एक्सपोज कर देते हैं किस किस सबको। तभी से डेमोक्रेसी में राज। This is not the part of government, but this is one of the 4 pillars of democracy. चेक कर लो गूगल पर, मुझ पर तो भरोसा होगा नहीं तो तुम गूगल से चेक कर सकते मीडिया हो। तो बोल रही हूँ गूगल पे चेक कर लो। बीच These are the 4 pillars of your democracy. तो अगर मीडिया ही नहीं होगी बेटा तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ से मिलता है आपको? मीडिया की वजह से मिलता है। मीडिया में हर चीज आ गई, आपका फिल्म आ गया, आपका न्यूज़पेपर आ गया, आपका रेडियो आ गया, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं और क्या क्या है, यूट्यूब सब इसमें आ गए। हमारे पास इतनी आजादी है कि हमारा अगर किसी ने कोई राइट छीन लिया, वायलेट किया, इन्फ्रिंज किया, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट के पास अपने राइट्स की जो कुछ भी लॉस हुआ है वो बता सकते हैं और कोर्ट वो हमें रिस्टोर भी कर देगा। लेकिन क्या ये चीज हर जगह पे प्रेजेंट है? क्या डेमोक्रेसी हर कंट्री में होती है? नहीं। कौन से कंट्रीज में नहीं है? सऊदी अरेबिया, वो आपके बुक में तो पता है। और पाकिस्तान, हाँ ठीक है, सही है। और ये सोच रहा है क्यों पाकिस्तान में पार्लियामेंट है बेटा, मैंने ही बताया था इस क्लास में कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, लेकिन वहां पे उस पार्लियामेंट में सरकार किसकी चलती है? मिलिट्री। तो वहां पर डेमोक्रेसी ना आगे बराबर है। चाइना में डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पे एक ही पार्टी गवर्नमेंट है, ओनली वन पार्टी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही है। मतलब आपके पास अगर ऑप्शन ही नहीं, आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको हर कपड़ा सिर्फ काले रंग का और एक ही लोगो का मिल रहा है, मतलब एक ही उस पे लोगो लगा दिया, तो कपड़े की शॉपिंग करने का कुछ मतलब है क्या? नहीं ना। जो भी जाओ एक ही तो खरीद के लाने वाले हो, बस साइज अलग अलग है, बाकी मिलेगा तो सिर्फ आपको एक ही टी शर्ट, उस पे एक ही डिजाइन। तो फिर तो आप तो अपने मम्मी को भी भेज दोगे कि मम्मी लेके आ मेरे लिए 5 ऐसे टी शर्ट, क्या फर्क पड़ता है मैं शॉपिंग पे जाऊं या ना जाऊं। तो ये हालत है चाइना में। वहां पे एक ही पार्टी है, बस लोग बदलते हैं, चेहरा बदलता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका एक ही है, प्रिंसिपल भी एक ही। नो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दिखाते हैं कि है लेकिन है नहीं उनके पास। और कौन से कंट्रीज है जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है? ऑफ कोर्स, वो तो फेवरेट है, फर्स्ट आएगा लिस्ट में। क्यों क्यों वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है? वहां पे है क्या? डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है वहां पर। कौन? वो किम जोंग उन है वहां का रूलर, वो अपनी ही चलाता है। और अफगानिस्तान तो बेचारा तालिबान के अंदर फंसा पड़ा है। पाकिस्तान का डिस्कस किया बेटा हमने। हिंदुस्तान तो डेमोक्रेटिक है बच्चों। और ताजिकिस्तान डिक्टेटरशिप के अंडर आता है बेटा। ओके, भूटान। भूटान इज ऑल्सो मोनार्कियल रूल, वहां पे राजा है, भूटान का राजा, और वही सब कुछ, राजा राम। दुबई भी मोनार्की में आ जाता है, सुल्तान है वहां के, कोई तो सुल्तान। दुबई का हाँ सुल्तान है वहां का, जो भी है। बट इन सारे जगहों पे जाकर अगर आप राइट्स चाहिए का मोर्चा लगाओगे, मिलेगा कुछ राइट? नहीं मिलेगा। ये राइट के मोर्चे कहाँ पर चलेंगे? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब एक केस स्टडी आपको दी है ग्वांटानामो बे प्रिजन के बारे में, देखते हैं इसके बारे में क्या हुआ। तो इन शॉर्ट इस पूरी कहानी का एक ही मतलब है, डेमोक्रेसी है तो ही राइट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सिंपल एंड शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जहां डेमोक्रेसी है वहीं राइट्स है। क्या हुआ प्रियांशी? पूछना मुझसे, क्या हुआ? डेमोक्रेसी कैसे दिखा सकते?
है ना ऑलरेडी, और तो कहाँ से लेके आने वाली है? वो उनकी सिरदर्द है, तू क्यों सिरदर्द ले रही है? तू तो इंडिया में रह रही है ना, खुश रहे। ना बीच में एक ही बात भी है। शॉर्ट में इसकी कहानी सुनते हैं पहले। अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में एक शहर कौन सा था, खैर मुझे अभी याद नहीं है। शहर से कुछ प्लेन्स निकले, वो प्लेन्स लैंड होने वाले थे लॉस एंजलिस में, लेकिन उसको उन प्लेन्स को हाईजैक कर दिया गया। और हाईजैक करके इस प्लेन को, हाईजैक मतलब देखो कब्जा कर लिया किसने? टेररिस्ट ने। अमेरिका में बॉस्टन नाम की जगह से एक प्लेन उड़ने वाला था। प्लेन कब उड़ रहे थे? 11 सितंबर 2001 की बात कर रहे हैं। बॉस्टन एक बड़ा शहर है, पहले भी आपने पढ़ा होगा अमेरिका में बॉस्टन टी पार्टी के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन में। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी सुना है यूनिवर्सिटी, ठीक है। खैर बॉस्टन एक शहर है अमेरिका में, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहे। एयरप्लेन पहला वाला टेक ऑफ किया, वो हाईजैक्ट था। हाईजैक्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि प्लेन में 5 टेररिस्ट थे। टेररिस्ट 5 थे, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ के जो अंदर लोग बैठे हैं सब क्या खुशी से बैठे रहेंगे 5 टेररिस्ट को अपने साथ दिखाकर? तो क्या हालत हो रही होगी उन लोगों की? नियर डेथ एक्सपीरियंस, और डेथ हो भी गई। क्यों? क्योंकि ये प्लेन उड़कर कहाँ जाने वाला था? बॉस्टन से लॉस एंजलिस। लेकिन इन 5 टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट खुद पायलट था, और उसने इस प्लेन को डाइवर्ट किया और किस पर ले जाकर क्रैश कराया? ट्विन टावर पर। ट्विन टावर क्या था उस समय? ट्विन टावर बहुत ही बड़े फाइनेंशियल हब हुआ करते थे अमेरिका के। पैसों का सारा कारोबार, फाइनेंस सब ट्विन टावर से मेंटेन किया जाता। हब, मुंबई इज द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, नो? सो सिमिलरली दिस प्लेस ट्विन टावर, ये 2 टावर थे, नॉर्थ टावर और साउथ टावर। इन 2 टावर में से एक टावर पहले प्लेन ने क्या कर दिया? क्रैश कर दिया। मतलब अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे सब क्या हो गए? दे डाइड। आर यू गेटिंग मी? वो भी मरे बेटा। वो क्या बाहर निकलेंगे? हाँ उन्हें निकलना चाहिए, हम पैराशूट। वो भी मर गए। उनको अपने मौत का डर नहीं था, उन्हें तो दूसरों को मारने में ज्यादा इंटरेस्ट था। They were not bothered about their death. उनको चलेगा, वो मरेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको अमेरिका को नीचा दिखाना था। दूसरा प्लेन भी उड़ा बेटा, वो भी उड़कर कहीं और जा रहा था, उसको भी उड़ाकर ले गए, और वो भी क्या हो गया? हाईजैक। उसमें भी एक आदमी जो टेररिस्ट था वो क्या निकला? पायलट निकला। इसने तो एक टावर को तोड़ा था, इसने जाकर दूसरे टावर को तोड़ दिया। फिर तीसरा प्लेन भी निकला, वो भी हाईजैक था, और उसने जाकर पेंटागन पर अटैक कर दिया। पेंटागन एक हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर किस चीज का हेडक्वार्टर था? डिफेंस का हेडक्वार्टर। किसके डिफेंस का? पूरे अमेरिका के डिफेंस का हेडक्वार्टर था। तीसरे प्लेन ने पेंटागन पर अटैक कर दिया। प्रियांशी को हजम ही नहीं हो रही है कहानी, बिल्कुल। उसका चेहरा देखो ना, देख के ही पता चल रहा है मुझे। क्या हुआ बेटा? सब में 5-5 टेररिस्ट, 15 टेररिस्ट मर गए, उसके साथ साथ 100 से भी ज्यादा पैसेंजर्स मरे। ओसामा बिन लादेन ने भेजा था, अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप। मूवी भी है ना उसकी। ओसामा बिन लादेन की। just 10 years बाद वो मर गया, ओबामा। ओबामा, अरे ओबामा अलग है। अरे वो फ्लैग ओबामा ने उसामा ओबामा प्रेसिडेंट है बेटा, थे इनफैक्ट, अभी नहीं है। ओबामा वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हम बात किसकी कर रहे हैं? ओसामा की।
ओसामा बिन लादेन की बात करें, ये कौन सा टेररिस्ट ग्रुप चलाता था? अल कायदा। ये अल कायदा नाम का टेररिस्ट ग्रुप चलाता था और ये चाहता था कि अमेरिका को नीचा दिखाए, इसीलिए इसने अपने 3 प्लेन्स में, अमेरिका के 3 प्लेन्स में अपने हाईजैकर्स को भेजकर अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट अटैक करवाया। लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई इस पूरे अफेयर में और 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। जब ये बात उस समय के प्रेसिडेंट को पता चली, ये प्रेसिडेंट ओबामा बाद में बने थे, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जब ये इंसिडेंट हो रहा था, उस प्रेसिडेंट का नाम क्या था बेटा? बिल क्लिंटन के बाद वाला कौन है वो? बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज बुश को जब ये बात पता चली कि भाई मेरे प्लेन्स क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक टूटकर खिलौने की तरह गिर रहे हैं और उसमें न जाने कितने सारे लोग मर रहे हैं, जब ये बात उसको पता चली, वो एक स्कूल में था, स्कूल का इंस्पेक्शन करने गया था, वहां के 2nd स्टैंडर्ड के क्लास में वो खड़ा था, वो जरा भी पैनिक नहीं हुआ, आराम से वो 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों से बात की, उनकी पेंटिंग वेंटिंग देखी, फिर बाहर निकल कर आया और उसने कहा कि तुरंत सभी प्लेन्स को लैंड करने के लिए बोलो, आगे कोई भी प्लेन बॉस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं करेगा, वहां पर सब जगह पे नाकाबंदी कर दो, चेकिंग करो सभी लोगों का, और जो भी प्लेन्स इस समय उड़ रहे हैं उन्हें भी इमरजेंसी लैंडिंग करा दो, जहां पर भी है वहीं के वहीं उन्हें रुकने के लिए बोलो। लेकिन इससे कुछ फायदा होगा? चौथा प्लेन भी उड़ चुका था, उसमें भी थे हाईजैकर्स। 4th प्लेन वो भी उड़ा था, ये तो 3rd प्लेन था, ये 1st की हमने बात की थी, फिर ये 2nd भी गया, 4th प्लेन उड़ के वो भी कहीं और जा रहा था, लेकिन उसको भी हाईजैकर से हाईजैक किया। तो अंदर जो लोग बैठे थे, इन लोगों को अब तक खबर लग चुकी थी, जैसे ही उन्होंने अपने फोन ऑन किए और जो आसपास का वाईफाई से थोड़ा बहुत नेटवर्क मिला, उसमें से उनको मैसेजेस आए, उन्हें पता चल चुका था कि उनका प्लेन हाईजैक है। तो वो 5 हाईजैकर कुछ कर पाते उससे पहले ही सभी पैसेंजर्स ने हिम्मत की, ब्रेवरी और करेज दिखाया और उन 5 हाईजैकर्स को उन्होंने खुद ने ही कैप्चर कर लिया और उस प्लेन को पता नहीं कहीं एक ओपन फील्ड पर क्रैश लैंडिंग करा दी। हम फील्ड पे क्या, वाटर पे? फील्ड पे बेटा, फील्ड पे। हाँ, वहां पे कोई खेती नहीं हुई थी, ऐसी खाली सूखी फील्ड पड़ी हुई थी, वहां पर जाकर क्रैश लैंडिंग कराई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रैश लैंडिंग? अचानक से रफली जाकर वो लैंड हो गया प्लेन, उससे बहुत सारे लोगों की जान बच गई, क्योंकि हाईजैकर्स को किसने हाईजैक कर दिया? प्लेन के अंदर बैठे हुए लोगों ने ही हाईजैकर को हाईजैक कर दिया। तो 4th प्लेन से तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 1st, 2nd और 3rd प्लेन ने बहुत कुछ नुकसान कर दिया था। किसका? अमेरिका का। सबसे पहले तो 5th का कुछ नहीं हुआ बेटा, 5th प्लेन तो उड़ा ही नहीं, 4 तो उड़ चुके थे। बहुत लोगों ने जॉर्ज बुश की क्रिटिसिज्म भी की कि भाई जैसे ही पता चलता वैसे ही तू नाकाबंदी कर देता, तो कम से कम 3rd और 4th प्लेन उड़ते तो नहीं, एटलीस्ट 4th प्लेन तो नहीं उड़ता। उसको पता नहीं था, पता चलने के बाद भी वो आराम से पेंटिंग देख रहा था ना, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ घूम फिर रहा था। ही वेस्टेड अराउंड 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स बहुत बड़ी बात होती है जब किसी कंट्री को हाईजैक कर लिया गया है या उनके प्लेन्स हाईजैक कर लिए गए। 7 मिनट में बहुत कुछ रोका जा सकता है, लेकिन जॉर्ज बुश ने कुछ पैनिक करके इमीडिएट एक्शन नहीं लिया, प्रोबेबली बिकॉज़ ही वाज इन अ स्कूल प्रेमाइसेस। बच्चे डर जाते, टीचर्स डर जाते, तो वो पैनिक नहीं हुआ। फिर बाहर आके बाहर आने के बाद उसने नाकाबंदी का ऑर्डर्स दिया, कहा कि इमीडिएटली सारे प्लेन्स लैंड करेंगे, उड़ेगा नहीं कोई प्लेन, जहां हो वहीं रहो। वहाँ पे कर क्या रहा? इंस्पेक्शन के लिए गया था। हाँ, हम फिर जो टेररिस्ट है, ये 4 प्लेन में भी, तो फिर उनको चेकिंग के वक्त। गुड क्वेश्चन। उस समय चेकिंग होती ही नहीं थी इतनी जितनी की आज होती है। आज आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हो तो पूरे सिर से पांव तक पता नहीं क्या क्या चेक करके देखते हैं। एक छोटा सा शार्पनर भी हो तो भी वो निकाल के पहले बाहर रखवाएंगे। नेल कटर, चक्कू वगैरह तो लेके जाने ही नहीं देते प्लेन में। Yes or no? If you have traveled, you must be very well knowing how stringent the rules are. लेकिन उस समय इतनी चेकिंग ही नहीं होती थी। उस समय बस आए गए बैठ गए, जैसे आजकल आप लोग बस में ट्रैवल करते हो ना, कोई करता है क्या आपकी चेकिंग?
बस बस रुकती है, आप लोग अंदर घुस जाते हो, बस वापस जाके कहीं रुकती है, आप लोग उतर जाते हो। वैसा था उस समय, लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ या ओसामा बिन लादेन इतना कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, फाइनेंशियल हब था, ट्विन टावर पर पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो वर्ल्ड टावर वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगर बड़ी सी प्लेन आकर इस पर डैश करेगी तो थोड़ी देर के लिए तो फिर भी ये खड़ी रही, लेकिन शाम होते होते ये पूरा ट्विन टावर क्या हो गया बेटा, दोनों गिर गए। इतनी एनर्जी ही उसमें नहीं बची थी कि ये टावर खड़े रह पाते, दोनों टावर गिर गए। पेंटागन में पूरा घमासान हो चुका था, पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। ये ट्विन टावर कहाँ थे? न्यूयॉर्क में। ट्विन टावर न्यूयॉर्क में थे। तो न्यूयॉर्क के लोगों के मन के अंदर तो आप सोच सकते हो कितना डर बैठ गया होगा। आपके बुक में अब इसके आगे की कहानी दी गई। इसके आगे जिस जिस आदमी पर शक गया अमेरिका का कि शायद ये इन्वॉल्व होगा, उसे पकड़कर ग्वांटानामो बे प्रिजन नाम की जगह पे बंद कर दिया गया। ग्वांटानामो एक जगह का नाम। टेररिस्ट तो बच्चा मर गया, लेकिन टेररिस्ट की जिसने सपोर्ट की होगी, हेल्प की होगी, यार इतने 3 एयरप्लेन को हाईजैक करना कोई आम बात तो है नहीं। हाँ, 4 को हाईजैक करना कोई आम बात नहीं है। इसको हाईजैक करने के लिए सिर्फ 5 या 20 लोग तो नहीं लगे होंगे ना। जितने प्लेन के अंदर गए और जितनों ने हाईजैकर्स का काम किया, उसके अलावा भी बैक ऑफ द सीन काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो इन सभी लोगों पर जो शक गया, उन सभी लोगों को क्या कर दिया गया? प्रिजन में डाल दिया। ऐसे कितने लोगों पर शक हुआ? 600 people were doubted by the government of America and they were arrested and put behind the bars in Guantanamo Bay prison. तुझे इसमें से गूगल निकालने को आता है बेटा? निकाल। अच्छा, क्या हुआ बेटा? हाँ, ऐसे ही किसी को जिस पर भी डाउट गया कि ये आदमी हो सकता है इन्वॉल्व, उठाया, पकड़ा, डाल दिया जेल के अंदर। यूएन आने वाला है बेटा, आने वाला है। आपकी जिंदगी से यूएन नहीं गया, अभी आएगा, लेकिन यूएन की भी कुछ नहीं चली। क्यों? अमेरिका का कैसे हुआ? अमेरिका इज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, राइट? इसीलिए उसने क्या किया? यूएन की आवाज को दबा दिया। हाँ मैम, हाँ बस बेटा, मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। 600 लोगों को ग्वांटानामो बे प्रिजन में बंद करके रखा। जिस जिस पर शक गया, उन सभी को ग्वांटानामो बे प्रिजन में कैद कर दिया गया। फिर उसके साथ वहां पर उन लोगों के साथ क्या होता है वो देखिए। क्या हुआ बेटा? लगाते बाद में वो वीडियो भी लगाएंगे। मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं पड़ा कि मैम वो कैसे, मैम क्योंकि चेहरे से वैसे, मैम क्योंकि देखने गए तो अमेरिकन लोग ज्यादा गोरे ही होते हैं ना। ये भी गोरों को ही लेके आया था ओसामा बिन लादेन। ग्वांटानामो बे प्रिजन का लोकेशन देख लो, क्यूबा के पास। I've been detained at Guantanamo for 11 years and 6 months. I've never been charged with any crime. I've never received a trial. I have a wife and kids and I've been cleared for release for more than 5 years. It's not me who wants to harm me, but the administration that is harming me. I will never forget the first time they passed the feeding tube up my nose. I can't describe how painful it is to be force fed this way. As it was thrust in, it made me feel like throwing up. There was agony in my chest, throat, and stomach. They put you on a chair. It reminds me of an execution chair. Your legs and shoulders are tied in belts. If the tube goes up the wrong way, the liquid might get into your lung.
यहाँ हो क्या रहा है पहले वो बताती हूँ। ये वो कैदी हैं जो ग्वांटानामो बे प्रिजन में बंदी बनकर रह रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर बाद में बहुत सालों बाद ट्रायल हुआ, पता चला कि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं है, बिल्कुल नाकसूर है, कोई गलती नहीं है उसकी, उसको छोड़ दो। ऐसे बहुतों को लिख के भी दे दिया गया है, खुद गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने, कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसको रिहा कर दो, सेट हिम फ्री। लेकिन फिर भी ग्वांटानामो पे प्रिजन से वो बाहर नहीं निकाले गए हैं, उनको अभी भी वहीं कैद करके रखा है। 35 अभी भी, अभी 600 नहीं है, अभी 35। तो ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती अभी भी बंद करके रखा है। पता नहीं इनकी गलती वाकई में थी भी या नहीं थी, लेकिन जब ये इस चीज का विरोध करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं यानी भूख हड़ताल करते हैं, तो इनको जबरदस्ती इनके नाक में फूड पाइप घुसाकर जबरदस्ती फोर्स फीडिंग किया जाता। मतलब मान ले सार्थक बैठा है भूख हड़ताल पर, तू खा नहीं रहा, तेरी मम्मी क्या करेगी, मनाएगी, तेरी हर इच्छाएं पूरी पूरी करेगी, फिर भी तू माना नहीं तो स्पून लेके जबरदस्ती तेरे को खिलाने की कोशिश करेगी। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उल्टी कर सकते हो, वॉमिट कर सकते हो, थ्रो अप कर सकते हो। लेकिन अगर नाक से पाइप डालकर फोर्स फीडिंग करेंगे तो अब तो कुछ भी नहीं। तो इनके साथ यही हो रहा है बेटा, क्योंकि अगर इनको मुंह से जबरदस्ती खाना खिलाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, उल्टी कर लेंगे। दिखाया ना कैसे जाता है, वो तो पतला सा रहता, जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए उतना खाना डाल देंगे उनके पेट के अंदर। आर यू गेटिंग? क्योंकि अगर ये ग्वांटानामो बे प्रिजन के अंदर रहते हुए भूख हड़ताल करते हुए मरेंगे तो बात किसकी बिगड़ जाएगी, ग्वांटानामो बे प्रिजन को। उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको आंसर देना पड़ेगा, किसको, पूरी दुनिया को, कि तेरे अंदर इतने कैदी थे वो कैसे मरे। स्टोरी में भी दिखा रहा है, हो सकता है बेटा। आगे देखते हैं और क्या अत्याचार होता है इन लोगों पर। I have been moved to Camp 5, the worst of them all. The situation here is especially bad. They're stomping up and down the tier, talking, they're singing. They're brought in a big fans and they ignore it. I never इस thought. फिल्म में ये दिखाया गया कि जब एक प्रिजन इनमेट को ये मारते हैं, जानबूझकर मारते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कन्फेस करे कि उसने क्राइम किया है, या उस दिन के न्यूयॉर्क में जो हाईजैक हुआ एयरप्लेन का, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था, इस बात को वो कबूले, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, मारा जाता है। तो मारते समय जो मार खा रहा है वो तो चिल्लाएगा, उसको मार लग रही है तो वो चिल्लाएगा, तो उसकी आवाजें नहीं सुनाई दे, इसीलिए क्या किया जाता था, किया जाता है इनफैक्ट, बड़े बड़े पंखे लगा देंगे, पंखों का आवाज करने वाले पंखे होते हैं ना, कैसे घूमते हैं तो आवाज करते हैं, हाँ, तो वैसे पंखे लगाकर उनको मारा जाता है, ताकि वो पंखों का आवाज ज्यादा सुनाई दे और वो जो करा रहा है, चीख रहा है, उस आदमी की आवाज बाहर तक ना आए। More about being on hunger strike. But I am doing it because I want my freedom. I want to know my destiny. The doctor tried to convince me to break the hunger strike. I told him I would strike until the guards stopped insulting hunger. I also said that the president must fulfill his promise to end the nightmare that is Guantanamo Bay. I was sick in the prison hospital and refused to be fed. A squad of 8 military police officers in white gear burst. They tied my hands and feet to the bed. They forcibly inserted an IV into my hand. I spent 26 hours in this state. Later, they began feeding me by nasal catheter. The food rushed into my stomach too quickly. I asked him to reduce the speed. He not only refused, but tried to tell me. After he finished his work, he roughly pulled the tube from my nose. See how badly it is paining him when they are pulling I it out. hope politicians understand that this is not about food. I cannot stand being here any further. I'm done. So I'm sacrificing myself. The authorities are playing with the prison's weights.
and they weigh the prisoner with shackles and often immediately enter the bucket on water. They hide the weight reading from the prisoners, so there's no saying what is written down. I'm still being forced to. 2 times a day, they tie me to the chair in my cell. I never know when they will come. Sometimes they come. यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये लोग खाना तो खा नहीं रहे, मतलब क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली दे वांट टू डाई। या तो हमें फ्रीडम दे दो या फिर हमको इस जेल से बाहर निकालो। यहाँ ऐसे लोग, ये जो प्रिजन में रह रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, पर ये लोग ना इनको निकाल रहे हैं प्रिजन से बाहर, ना प्रिजन में उनको रहने दे रहे हैं, ना इनको हंगर स्ट्राइक करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब इनकी वेट्स की मेजरमेंट ली जाती है, वो भी कैसे लेते हैं, शैकल्स के साथ, यानी बंदी में बांधकर इनको लेंगे ताकि आयरन का जो शैकल है उसका भी वेट आएगा उसमें। यस और नो? If you are wearing something heavy and measuring your weight along with that, naturally your weight reading will be increased. यही चीज इन्होंने किया इन लोगों के साथ, ताकि इनका वेट क्या दिखे, अच्छा दिखे, बेहतर दिखे। यहाँ तक कि जब ये लोग रात में सोते हैं तब भी इनके कमरे में घुसकर वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट भी इन लोगों ने चुरा लिया, यानी प्रिजन अथॉरिटीज ने इन डॉक्यूमेंट्स को भी चुरा लिया जिसमें लिखा था कि ये लोग बिल्कुल नाकसूर है और इनको छोड़ दे, इनको रिहा कर दे। यानी कि अब इनके पास प्रिजन से बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद भी नहीं बची। You're used to it. Your adrenaline rushes. Your heart rate's going 180 miles an hour. When I came back in from the recreational yard, everything had been thrown in my cell like garbage. Papers were all over the floor. They had taken everything in my cell, my legal materials, even my kids' drawing. 84 of us have been cleared for release and are still here. Let us leave Guantanamo. We are from the hatred and evil, and harms the person who is hated as well as the person who is hated. I am being detained here indefinitely with no charge. The only solution is to let me go because I did nothing wrong. I am now 47. All I want is to see my family. All I want is to be free. Now, which I show you I am tough, in reality I'm dying inside. But they do not want us to die. And they do not want us to live like a human being. Really, notice pain everywhere. I don't want to die, Guantanamo. अब कुछ चेहरे दिखेंगे बेटा, वो लोग आज भी गुआंटानामो बे प्रिजन में हैं। These people are still staying there and facing all this torture. Cleared for release, मतलब इसको निकाला जा चुका है, कब का बोल दिया है कि इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो, लेकिन फिर भी इनको कैद करके कहाँ रखा है? गुआंटानामो बे प्रिजन। I'm Indian. पिछले वाला एक को छोड़ा है, released अगस्त 2013। 11 साल prison में। Now tell me, do they deserve all this? Of course no, क्योंकि अगर आप किसी को प्रिजन में बंद करके भी रखते हो तो भी उसके कुछ ना कुछ राइट्स तो होते ही है, ह्यूमन राइट्स दैट वी कॉल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। और उनको फंडामेंटल राइट्स तो छोड़ो, ह्यूमन राइट्स तक भी नहीं मिल रहे। स्ट्राइक करने का अधिकार तो सबके पास है, गलत चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन इनको ये भी करने को नहीं दिया जा रहा है। इनको क्लियर कर दिया गया है कि भाई इसकी कोई गुनाह नहीं है, इसको छोड़ दो बोल दिया गया है, फिर भी उस आदमी को क्या करके रखा है? प्रिजन में बंद करके रखा है। सो इज दिस राइट इन एनी वे? नो। इस सब के अगेंस्ट बहुत आवाज उठाया यूएन में, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत कहा कि भैया ऐसा मत करो, छोड़ दो इन लोगों को। कब से ऐसा तुम लोग कर रहे हो? 2001 में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगातार आप लोगों को अरेस्ट करते ही जा रहे हो। 600 लोगों को अरेस्ट किया है। अभी उस प्रिजन में प्रेजेंटली 35 या 34 रह रहे हैं। बाकी के कुछ लोगों को रिलीज कर दिया था, कुछ लोगों की मौत हो गई वहीं पड़े पड़े प्रिजन में। एक केस स्टडी भी है आपके पास इसमें। एक बच्चा है जिसका नाम है जामिल
नहीं, अनास, अनास है, बच्चे का नाम है अनास और उसके फादर का नाम है जमील एल बन्ना। ये जमील एल बन्ना नाम का आदमी इसी ग्वांटानामो बे प्रिजन में बंद है। और अनास एक लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को, towards the US president, that you please release my father, he is being in your prison, Guantanamo Bay prison। आपने तो कई सालों से क्या किया है, क्रिसमस मनाया है अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ और अपने किड्स के साथ, लेकिन मेरे पापा तो पता नहीं 2-3 साल से कहाँ बंद है, ग्वांटानामो बे प्रिजन में बंद है, तो हमने ईद नहीं मनाई है, तो प्लीज आप मेरे फादर को रिलीज कर दें। ऐसा एक लेटर छोटे बच्चे ने लिखा है, उस लेटर के बारे में भी आपके बुक में दिया है। सो अनास फादर Jamil El Banna was one amongst them who is being now put under the Guantanamo Bay prison by American Navy। खैर उसके पिता रिलीज हो पाते हैं या नहीं पता नहीं, फैमिली के बारे में कोई खबर नहीं, न जाने कितने सालों से उन्होंने अपनी फैमिली को देखा तक नहीं है बच्चों, दे हैव नॉट इवन सीन। और अगर 2-3 पिक्चर्स हैं, इमेजेस है, फोटो है, तो वो भी आप लोगों ने देखा वीडियो में, कैसे वो लोग छीन कर लेके जाते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं। मतलब उस आदमी के इमोशंस की जरा भी कदर नहीं है उन लोगों को। तो क्या ऐसे हालात में रहना किसी के लिए भी पॉसिबल हो पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। मीडिया ने जब इस सिचुएशन को ऊपर उठाया, उछाला, तो यूएन ने भी इंटरवीन किया, यूएन ने भी कहा ऐसा मत करो, रिलीज करो, लेकिन अमेरिका मान ही नहीं रहा। अमेरिका ने आज तक ग्वांटानामो बे प्रिजन को बंद नहीं कराया, आज भी ये प्रिजन चालू और इसमें 35 लोग अभी भी रह रहे हैं। सवाल उठता है कैसे, क्यों अमेरिका को इतना सब करने की आजादी दी जा रही है? अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है जोए बिडेन, और उससे पहले भी जो थे, उन सभी, डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा, सब लोगों ने कोशिश की कि इस प्रिजन को बंद कराया जाए, लेकिन फिर भी उनकी कोशिशें नाकामयाब रही, बिकॉज खुद अमेरिका का जो पॉपुलेशन है, द पीपल ऑफ अमेरिका, दे देमसेल्व्स वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रिजन। उन्हें लगता है जब भी दुनिया इस प्रिजन के बारे में बात करेगी, ग्वांटानामो बे प्रिजन के बारे में बोलेगी, तो उनके मन में डर पैदा होगा अमेरिका के लिए, और उसके बाद कोई अमेरिका में टेररिस्ट बनकर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका के लोग चाहते हैं कि ये प्रिजन कभी भी बंद ना हो, कम से कम लोग रहे, लेकिन रहे, चालू रहे, और उन पर टॉर्चर होता रहे, जिससे लोगों के मन में अमेरिका के लिए डर बना दे। एनीवेज, इन लोगों का कोई ट्रायल नहीं हुआ, इन्हें मैजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया। मैजिस्ट्रेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड मैजिस्ट्रेट? What do you understand by the word trial? No trial, no magistrate. What do you mean by these words? Okay, no trial and इनको legally अंदर नहीं है। हाँ, मतलब इनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई, इन पर कोई केस नहीं बना, केस चला नहीं, कभी कोर्ट गए नहीं। Now who is a magistrate? Blackmail torturing. Magistrate is one who is a judge for criminal cases. Judge for criminal cases. Okay? तो ना इन लोगों को कभी ट्रायल हुआ, ना इन लोगों का कभी मैजिस्ट्रेट के पास ले गए, बस किसके बेसिस पर? शक के बेसिस पर इनको कहाँ ले जाके रख दिया? इस प्रिजन में रख दिया, और इनके साथ बहुत सारा गलत काम किया गया। इंटरोगेशन भी ऐसे करते थे कि बेचारे ये लोग हार मानकर हाँ कह दे कि हाँ हमने ही किया है, ये उन्होंने किया भी नहीं होगा तो भी वो हार मानकर बोल देते थे कि हमने किया। जब मीडिया और यूएन ने इस बात को उठाया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस बात को हाईलाइट किया। नाउ व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच फाइट्स फॉर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने भी कहा कि भाई छोड़ दो, क्या है, अब इतने साल पहले की बात है और तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है, और जो ये सारा काम कर चुका था, जिसने ये पूरी प्लान की थी, पूरा ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया था, वो ओसामा बिन लादेन तो पकड़ा गया है, उसको मार भी दिए हो तुम लोग, तो बाकी के लोगों को बिना किसी बात के क्यों रखा है? तो इनकी बात भी इन्होंने नहीं मानी। Many prisoners had tried protesting against this condition by going on hunger strike, लेकिन hunger strike पर जाने के बाद क्या होता था आप लोगों ने देख लिया। They were not even released after they were officially declared as not guilty.
यूएन के सेक्रेटरी जनरल, यूएन के जनरल सेक्रेटरी कौन है बेटा? उस समय एक्चुअली यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोरिया का एक आदमी, कोरिया का आदमी, उसका नाम क्या था, जो भी है, बन की मून ऐसा कुछ नाम था उसका। उसने तो बहुत रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि आप लोग छोड़ दो इन लोगों को, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने आज तक इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। एनी डाउट इन ग्वांटानामो बे प्रिजन? समझ में आया प्रिजन में क्या हो रहा था? आगे बढ़ते। अब इस पूरे कहानी को सुनने के बाद आप कहोगे कि मैम ये लोग तो पता नहीं है किसी कंट्री के और फंसे कहाँ पे है, अमेरिका में। तो ये अमेरिका तो इनकी अपनी खुद की कंट्री नहीं है, इसीलिए हो सकता है इन पर इतना सारा अत्याचार होता हो, इनके राइट्स इंफ्रिंज हुए हो। But it is not always true. In fact, those who are living in their own countries, they are also not given their basic rights. For example, Saudi Arabia. This is your next case study wherein they have spoken about Saudi Arabia. Saudi Arabia में राजा का रूल चलता है, there is a hereditary king. और यहाँ पे वोट करना, इलेक्शन होना तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सब तो कभी नहीं है वहां पर। सऊदी अरेबिया में बस राजा ही राजा, किंग है, और वही किंग सब कुछ करता है। किंग ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बोलो। हमें इसको दे Women are in fact having very less rights in this country. they can't vote. यहाँ का राजा है मोहम्मद बिन सलमान। ये राजा ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कौन कौन काम करेगा। इसके अलावा इंडिया में हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लो आज अगर मैं हिंदू हूँ तो अपने आप को हिंदुइज्म के और प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई दूंगी। कल को मुझे मुस्लिम बनना है तो मैं बन सकती हूँ। परसों नरसों मुझे पारसी इंटरेस्टिंग लगे तो मैं पारसी बन जाऊंगी। और 4 दिन बाद मुझे बुद्धिज्म अच्छा लगा तो मैं बुद्धिज्म भी ले सकती हूँ। और कितनी भी बार अपने लाइफ में मैं रिलीजन चेंज कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया में पब्लिकली हर किसी को इस्लाम ही एक्सेप्ट करना पड़ता। तो हर किसी को पब्लिक में इस्लाम को ही हाईएस्ट अथॉरिटी देनी पड़ेगी, इस्लाम ही मानना पड़ेगा। आपको अगर अपना खुद का कोई रिलीजन फॉलो भी करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज ओनली व्हेन यू आर अंडर योर 4 रूम्स और 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, प्राइवेटली, किसी को बताए बिना, दिखाए बिना। सो नेचुरली दे आर नॉट सेक्युलर। सेक्युलर जैसा कोई शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। दे आर नॉट सेक्युलर। नेक्स्ट ईयर द वुमेन्स आर हैविंग वेरी लेस राइट्स। मीडिया तो यहाँ पर कुछ भी बता ही नहीं सकता। मीडिया को सिर्फ वही बातें बतानी है जो राजा को अच्छा लगता है। तो मीडिया क्या है? हाईली सेंसर्ड। मीडिया जो भी बता रहा है हर चीज पहले राजा को बताएगा, राजा हाँ ठीक है दिखा बोलेगा, तभी जाके दिखाई दिया जाए। अदरवाइज विमेन के पास गाड़ी चलाने का तो अधिकार है, लेकिन वो गाड़ी खुद प्रोसेस नहीं कर सकती। उनके पास गाड़ी प्रोसेस कर ओनरशिप नहीं हो सकता। रेंट नहीं, उनके हस्बैंड, उनके फादर, उनके बेटे या उनके भाई गाड़ी को प्रोसेस करेंगे, ओनरशिप रखेंगे, वो सिर्फ चला सकते हैं। होती है, खुद की गाड़ी भी होती है बेटा, लेकिन वुमेन आर नॉट अलाउड टू परचेज। यहाँ इंडिया में आप चाहो तो अपने नाम से घर खरीद सकते हो, लड़का भी खरीद सकता है, लड़की भी खरीद सकती है, लेकिन वहां पे लड़कियां कुछ भी खरीद ही नहीं सकते। उन्हें अगर घर से बाहर अकेले निकलना है तो भी परमिशन लेटर चाहिए होगा किसी एक मेल मेंबर का, जिनके गार्डियनशिप के अंदर वो रह रही हो। फिर वो भाई भी हो सकता है, पिता हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, फिर वो 5 साल का छोटा भाई भी हो सकता है। रहने के लिए लाइसेंस। इन अदर वे इनको अगर शादी भी करनी है तो भी अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहिए होगी, स्पेशली फादर्स। इनको बैंक अकाउंट खोलना है तो भी फादर या हस्बैंड का परमिशन चाहिए, वरना ये बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। सऊदी अरेबिया, झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा, जो बीबीसी वर्ल्ड न्यूज में दिखाई दिया है वही बातें बता रही हूँ। हजम नहीं हो रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट यही चीजें सच है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए,
अब तो अजीब लग रहा होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया तो क्या है, इनकी खुद की कंट्री है, यहीं पर पैदा ही हुई औरतों पर देख सकते हो आप कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम ये तो क्या है, मोनार्की है, राजा महाराजाओं का रूल है, तो हो सकता है यहाँ पर ऐसा होता होगा। लेकिन आप किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल बताओ जहां पे इस तरह से राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया हो या डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई हो। तो ऐसा एक और एग्जांपल है बेटा, कोसोवो मैसाकर। कोसोवो मैसाकर के बारे में बात करेंगे। यूगोस्लाविया नाम की कंट्री के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। Yes. हैव यू हर्ड अबाउट इट? व्हाट इज इट? इज इट प्रेजेंट टुडे? क्या आज के डेट पर यूगोस्लाविया है? No, no. कहाँ गया यूगोस्लाविया? यूगोस्लाविया को डिवाइड कर दिया सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में नहीं डिवाइड किया बेटा। यूगोस्लाविया वाज मेड अप ऑफ 7 कंट्रीज। ये सारे थे सर्बिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना। क्या दिख रहा है यहाँ पर तुम लोग को? ये ठीक है। सर्बिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, अल्बेनिया, रोमेनिया, ये सारी कंट्रीज के बारे में जानते हो? कभी सुना है? कहाँ पे आते हैं ये कंट्रीज? यूरोप में आते हैं। यूरोप का मैप खोलना पड़ेगा पहले। इतने से मैप में क्या दिखाऊंगा तुमको? ओपन इन अ न्यू टैब। ये देख रहे हो, ये कुछ कंट्रीज यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रुप में आपको। स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, या आजू बाजू का बल्गेरिया, रोमेनिया। अल्बेनिया दिख रहा है मुझे, पता नहीं अल्बेनिया कहाँ गया। ये सारे कंट्रीज, कुछ 7-8 कंट्रीज हैं, ये मिलकर क्या बनाया गया था? यूगोस्लाविया बनाया गया था। यूगोस्लाविया मतलब ये ऐसा कंट्री था जिसमें मेजॉरिटी लोग दे वर हैविंग अ सेम एथनिसिटी, साउथ स्लेविक। दे वर ऑल साउथ स्लेविक। आपके बुक में क्या दिया है? सर्ब्स। They were all Serbs. They were having a same ethnicity. लेकिन इसी जगह पर अल्बेनिया नाम का एक शहर, यहाँ है, देखो अल्बेनिया दिखा। अल्बेनिया में एक जगह है जिस जगह का नाम है कोसोवो। इस कोसोवो में सर्ब्स की एथनिसिटी कम थी और अल्बेनिया के अल्बेनियंस ज्यादा थे। जब इस पूरी यूगोस्लाविया का लीडर चुनकर आता है नेशनलिस्ट मिलोशेविक जो भी है, मिलोशेविक, ये नेशनलिस्ट है, ये लीडर चुनकर आता है। तो ये लीडर खुद कौन से एथनिसिटी का होता है? सर्बिक एथनिसिटी का होता है। उसे नफरत किससे होती है बच्चों? अल्बेनियन से। उसे अल्बेनियन बिल्कुल पसंद नहीं होते, यूज्ड टू हेट देम लाइक एनीथिंग। और जब ये मिलोसेविक लीडर बना तब उसने क्या किया? अल्बेनियंस के घर पे जाने लग गया, वहां घर घर में जाकर अल्बेनियंस को मारता, उनके प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करता, उनके घर को जला देता। ऐसा लोगों ने अलाउ किया। लीडर डेमोक्रेसी थी, खुद ने ही इलेक्ट करके चुन के ले आए थे लीडर को, लेकिन पावर में आने के बाद देखो लीडर ने क्या हालत कर दी उसकी। यूगोस्लाविया की हमारी जुडिशरी भी कई बार चुप रही है। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में तो हमारी जुडिशरी बिल्कुल ही चुप। अमेरिका में आज भी हो रहा है ग्वांटानामो बे प्रिजन, बिगेस्ट एग्जांपल। हो सकता है बहुत सारे लोग वहां पे चाहते भी हो कि ग्वांटानामो बे प्रिजन बंद हो। पोलिंग कराओ, प्लेबिसाइड करो, पूछो वोटिंग करके कितने लोग चाहते हैं बंद हो, कितने लोग चाहते हैं चालू रहे। Who knows? Maybe they are just using as a bait. इनके लीडर ने ही अल्बेनियंस को क्या कर दिया? कोसोवो नाम के शहर में घुसकर अल्बेनियंस को मारा, पीटा, इनको घर चलाया, इनको बर्बाद किया। हर अल्बेनियन पे गुस्सा था ना? नहीं, सर्ब्स तो इनकी खुद की एथनिसिटी थी बेटा, देवर इन मेजॉरिटी। और ये नैरो माइंडेड सर्ब था जो नेशनलिस्ट लीडर बना मिलोसेविक। उसने क्या किया? ही बिकेम वेरी होस्टाइल टुवर्ड्स द अल्बेनियंस ऑफ कोसोवो।
कुछ उससे कैसे एथनिसिटी देखने से भी पता चल जाती है बेटा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कोई साउथ इंडियन रहने के लिए आए, तमिलियन, देखकर पता तो चलता है ना कि हाँ ये महाराष्ट्रियन नहीं है, ये तो पता चल ही जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता चल सकता कि तेलुगु है, तुलु है, तमिल है, बट एटलीस्ट वी कैन श्योरली से दैट दिस पर्सन इज नॉट अ महाराष्ट्र। सिमिलरली And what there are now Maharashtra क्या हम तमिल हम मतलब केरला के भी लोगों को आते हैं ना क्या महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज आती है, लेकिन उनके सरनेम से, नाम से फिर भी पता चल जाता है, बात करने के तरीके को। Now if I speak in a very stylish English then I might pretend to be an American accent, but हूँ नहीं मैं तो हूँ हिंदुस्तान की, तो अपने भाषा पे तो उतर के ही आऊंगी ना। प्रिटेंड कब तक कर सकते हैं, थोड़े टाइम तक। That's what was happening and many families were massacred. Massacre मतलब पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अप्रैल 1999 तक तो ये पागल बन गया था मिलोसेविक, और उसने सबको मार दिया। हाँ, पागलपन चढ़ गया था उसके सिर पर एंड ही किल्ड मेनी ऑफ देम। जब पूछा गया उसको मार के मिलता क्या था? खुशी, हिटलर को मार के क्या मिला? मिला कुछ फायदा हुआ? हर एक मरने वाले इंसान ने उसके नाम पे 1 रुपया डाला था क्या? नहीं। ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। और पूछो, है कुछ डाउट है इसके मन में? बुलबुले हो रहे हैं डाउट्स के। दिया समझ आ रहा है बच्चा? कुछ डाउट है? नहीं ना? अपने पुलिस फोर्स को भेजता था और मरवा देता था सबको। अब इसमें इन लोगों की क्या गलती? इन्होंने ही तो वोट दिया, इनकी ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी, अल्बेनियंस ने भी वोट जिताया था, और जीतने के बाद ये देखो कैसा राक्षस बन गया इन लोगों के लिए। अब क्या हुआ? ऐसे मार कर ये बच तो जाने वाला नहीं था। मिलोसेविक को पकड़ के ले गए किधर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन का ही एक सेक्शन है आईसीजे, नाम तो सुना होगा ना? सुना है या नहीं सुना है? यूएन के अलग अलग सेक्शंस है, यूएन के अलग अलग सेक्शंस में वो जी जो था, हाँ, उसको ग्वांटानामो बे उसका केस भी उठाया गया यूएन में, लेकिन उसमें किसी एक आदमी को तो पकड़ के नहीं ले जा सकते थे ना बेटा। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वेयर वन पर्सन कैन बी सूड। Here in international court of justice, even if you sue America, अगर तुम उसको कोर्ट में घसीट के ले जाओगे तो भी कौन आएगा कोर्ट में पेशी के लिए? प्रेसिडेंट जो बिडेन, वो तो कहेगा मैं छोड़ने को तैयार हूँ, तुम मेरे अमेरिकन का कंसेंट लेके आओ, मैं अभी चाबी ताला सब तेरे हाथ में देके भाग जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अगर अमेरिका की पब्लिक ही नहीं चाहती है कि ये प्रिजन बंद हो, तो मतलब इंडिया में भी तो पब्लिक बोलती है तभी होता है ना चीज। बट उधर डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल रूल। तो आईसीजे क्या है? आईसीजे इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। डब्ल्यूएचओ का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फूड ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ था इनका, FAO। नहीं, वो इंडिया का है बेटा, वो इंडिया का है। FAO करके भी एक है इनका, फूड के लिए कुछ तो है। देन यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सारे यूएन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में से, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, दिस इज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पकड़ के ले आए उस मिलोसेविक को, और उसको पूछा क्यों, ऐसा क्या राक्षस आ गया था तेरे अंदर जो सबको मारने के लिए निकल गया? तू, तेरे को ही तो चुनकर ले आए थे पावर में, और तूने ऐसा क्यों किया इन लोगों के साथ? तो इस दुष्ट ने अपना केस खुद लड़ा। उसने कहा कि मुझे कोई एडवोकेट नहीं चाहिए अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए, आई विल डू इट माई सेल्फ। कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, रिजल्ट या जजमेंट कुछ नहीं आया था, उससे पहले ही इसने अपने बीपी की और पता नहीं डायबिटीज की बहुत सारी बीमारियां थी उसको, समय से उसने टाइम पे दवाई नहीं ली, टाइम पे खाना नहीं खाया, और मिस्टीरियस सिचुएशन में हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो। आईसीजे के प्रिजन में कस्टडी में था, तभी मर गया। किसी को ये बात पता नहीं चली कैसे मरा, रिपोर्ट से बताते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया।
क्या मालूम हार्ट अटैक से मरा हो या कोसोवो का ये था, खराब थी तो उसको हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल मिल जाती। नहीं दिया। तबीयत सुबह खराब हुई, शाम को मर गया, ऐसा होगा तो बेल कब आएगा फिर? गेटिंग? सो ऑल द थ्री सिनेरियोस वी सॉ, एक तो जहाँ पे आदमी एक दूसरे कंट्री में बंद था, ग्वांटानामो बे प्रिजन, जहाँ पे उसके राइट्स क्या हुए, इन्फ्रिंज हुए। दूसरा सिचुएशन भी हमने देखा कि शायद मोनार्की वाली कंट्री हो, राजा महाराजा अपनी मनमानी करते हैं तो इसीलिए राइट्स इन्फ्रिंज हुए। थर्ड सिचुएशन भी हमने देखा, खुद की डेमोक्रेटिक कंट्री में वहीं के इलेक्टेड लीडर ने, जिन्होंने वोट्स दिया था, उन्हीं लोगों के साथ अल्बेनिया में कितने अत्याचार किए। आज के डेट पर आपको युगोस्लाविया नहीं दिखता है, बिकॉज युगोस्लाविया गॉट डिसइंटीग्रेटेड, और ये ऐसे अलग अलग कंट्रीज आपको दिखते हैं, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बेलग्रेड, मैसेडोनिया, रोमेनिया, अल्बेनिया, ये अलग अलग कंट्रीज बन गए अभी। पहले ये सारे एक होकर क्या बने थे, युगोस्लाविया। इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन द ईयर 1991-92 के आसपास। Okay, so am I clear with all the three case studies? कोई दुख है, कोई दर्द है कहीं पर? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं कोई पढ़ेगा, रोहन पढ़ेगा, चलो रोहन पढ़ो। राइट्स इन अ डेमोक्रेसी वाले हिस्सा, रीड इट। In case of the victims in each example, the prisoners in Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians in Kosovo, fundamental rights have been violated. We desire a system where security, dignity, and fair play are assured to everyone. Wait, any doubt in these 2 points? Proceed. No one should be arrested without proper reason and information. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. One has to grant the same to everyone. Assurances should not remain on paper. There should be someone to enforce these assurances that those who violate these are punished. In other words, we need a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. This is the spirit behind rights. Any doubt in this part? Assurances समझ आया, मतलब promises, the promise that a state makes to the citizens, that you have right to life, you have right to liberty, और ये सब सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये एक्चुअल में एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। सार्थक आगे का पढ़ेगा, what are rights? Rights are what are rights? Rights are claims of a person over other fellow beings, over the society and over the government. All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. The claims we make should be reasonable. They should be such that can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. Yes, wait. Now, what do you mean by obligation to respect others' rights? मैं कहती हूँ मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना इस्तेमाल करने के लिए रात के 2 बजे का टाइम सूझा। मैंने क्या किया, अपने बिल्डिंग के छत पे गई, लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आई लव मोदी गवर्नमेंट। चलेगा? क्यों नहीं चल रहा है? मेरे तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो मैंने क्या गलत? नॉइज पोल्यूशन किया मैंने, हाँ, और क्या किया? Whole public is getting Disturbed, yes. Manipulated. ठीक है, उकसा रही हूँ सबको कि मोदी गवर्नमेंट बेस्ट है, क्या करें, जूता तोड़ रहे हैं। हाँ, और क्या कर रही हूँ मैं? दूसरों का भी तो राइट टू पीस है, राइट टू स्लीप है, राइट टू नाइट है। मजाक कर रही हूँ, राइट टू पीस तो है ना, लेकिन शांति से सो तो सकते हैं वो लोग,
और मैं क्या कर रही हूँ, अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाने के लिए रात के 2 बजे का टाइम चुन रही हूँ और लाउड स्पीकर लगा के छत पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, तो सबको क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना। सो पुलिस आके बताएगी मत करो ऐसा, रोज का करने लग गई तो ले जाके मेंटल असाइलम में रखेंगे, पागल हो गई है समझेंगे। और अगर सब आपके साथ तो फिर पुलिस भी आके उधर ही चिल्ला के चले जाएंगे। नहीं उधर करेक्ट, ग्रेटेस्ट फैन अवार्ड फिर मुझे मिलेगा। एनीवे दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा सब करने का सोचना नहीं है। प्रियांशी छत पे ना जा रात के 2 बजे। आगे पढ़ो। ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर्स समझा, मतलब दूसरों का भी क्या है, राइट्स है जिसको हम अब्यूज नहीं कर सकते, और सोसाइटी जिसको राइट्स को एक्सेप्ट करेगी वही राइट्स हमें मिलते हैं। आगे पढ़ो। A claim does not become all right unless it is recognized by the society we live in. Rights acquire meaning only in society. Every society makes certain rules to regulate our conduct. They tell us what is right and what is wrong. यस वेट, तो हमको पता है ना चोरी करना गलत बात है, किसने सिखाया, मम्मी ने सिखाया, पापा ने सिखाया, उनको किसने सिखाया था, उनके पापा मम्मी। हाँ चलो वेरी गुड। तो पापा मम्मी एक दूसरे के पापा मम्मी को सिखाते जाते हैं और फाइनली हम तक आया है कि चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। हमको भी आगे आप लोगों को भी पापा मम्मी बनने के बाद अपने बच्चों को सिखाना है ये सब। सो ओवरऑल ये चीजें हर कोई सिखाता है एक सोसाइटी में अपने बच्चों को कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन करते नहीं करते वो अलग बात है। चोरी तो आज भी होती है, झूठ तो आज भी बोला जाता है, बट दीज थिंग्स आर समथिंग विच वी गेट टू लर्न फ्रॉम दी सोसाइटी। अगर मान लो आप झूठ बोल रहे हो तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपकी मम्मी ही आकर आपको डांट लगाए। अगर पड़ोसी में किसी ने देख लिया कि आप झूठ बोल रहे हो, वो भी आके डांट लगा देते, क्या रे प्रियांशी झूठ क्यों बोल रही है, बोलता है ना। पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया कभी, क्यों रे टॉफी क्यों चोरी कर रही है, ले पैसे मैं देती हूँ तू खरीद ले, चोरी मत कर। एग्जाम्पल है। सो ऐसा बहुतों के साथ होता है यूजुअली, हाँ जहाँ पे ओवर क्राउडेड स्लम्स वगैरह रहते हैं ना, और वहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पैसे नहीं देते टॉफी वगैरह खरीदने के, तो वो लोग ऐसे नुक्कड़ वाले दुकान में से चोरी करने की कोशिश करते, तो वो दुकानदार उनको भगाता रहता है मत करो मत चोरी। तो इन दिस प्रोसेस ही इज आल्सो टीचिंग देम द मॉरल वैल्यूज, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज wrong. So in other words, the society teaches a person to understand what is morally correct and what is morally wrong. आगे पढ़ो। what is recognized by the society as rightful becomes the basis of rights. That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. When the socially recognized claims are written into law, they acquire legal force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. Yes, wait. तो अब क्या है, हर सोसाइटी में क्या सारे राइट्स सेम होते हैं? नहीं। जैसे सऊदी अरेबिया में औरतों को बहुत सारे राइट्स नहीं है, क्या इंडिया में ऐसा चलेगा? औरतें तो वैसे भी चिल्लाती रहती है इंडिया में कि राइट नहीं है, राइट नहीं है। एक आध कम करो तो ऐसे मोर्चे पे खड़ी आ जाएंगी ना, घर पे ना खाना बनाएंगी ना काम करने जाएंगी, रास्ते पे ट्रैफिक कर देंगी। यस और तो इंडिया में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि विमेन के कोई राइट्स कम हो, लेकिन सऊदी अरेबिया एक अलग सोसाइटी है ना, इंडिया की सोसाइटी अलग है, सऊदी अरेबिया की सोसाइटी अलग है, वहां पे वुमेन के साथ अलग सिचुएशन है। जो भी सिचुएशन पर्टिकुलर सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसी सोसाइटी उस सिचुएशंस को, उन चीजों को क्या बनाती है, लॉ बनाती है। जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, रात में मर्डर नहीं करना, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या है, मॉरली गलत है, किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है। ये सभी क्या बन चुके हैं, लॉज बन चुके हैं। इसको लॉ बनाया किसने, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हाँ से, यानी इनकी एग्रीहेंस से, इनके हाँ कहने से, इनकी मर्जी से ही ये सारी चीजें क्या बनी है, लॉ बनी। आर यू गेटिंग मी? आगे पढ़ो। The prisoners in Guantanamo Bay had
a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce the claim. When law recognizes some claims, they become enforceable. We can then demand their application. When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. Yes. So what do you understand by the word enforceable? What is enforceable? लागू कराना, ठीक है. और I'm not to force it for doing such. enforceable, yes, to execute. और अगर कोई enforced लॉ को infringe कर दे, यानी ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ जो ऑलरेडी enforced है, जिसको लागू कराया गया है, उसको कोई वायलेट करे, तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट जा सकते हो, आपके लीगल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हो. और ये हनन करने वाला, ये वायलेशन करने वाला या आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाला दो लोग हो सकते हैं, एक तो खुद गवर्नमेंट ही और दूसरा कौन? इंडिविजुअल. मान लो अगर दिया डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है, और दिया को डॉक्टर बनने से मैं रोक रही हूँ. I as an individual, I am stopping her to become a doctor. So what I am doing? I am coming in between of her fundamental rights. I am infringing her fundamental right. So she can take me to the court. Yes or no? लेकिन अगर सरकार दिया को रोकती है कि नहीं, दिया डॉक्टर नहीं बनेगी, हमारे पास तो पायलट की वैकेंसी ज्यादा है, दिया चल पायलट बन, तो ये तो गलत है ना. दिया को पायलट नहीं बनना, उसको तो डॉक्टर ही बनना है. गवर्नमेंट कौन होती है बढ़ चढ़ के अपने वैकेंसी बताकर उसको पायलट जबरदस्ती बनाने वाली? तो ऐसे में दिया किसको कोर्ट लेके जाएगी? गवर्नमेंट. She can even sue the government. Are you understanding what I am telling you? तो एक इंडिविजुअल भी आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकता है, एक गवर्नमेंट भी आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकता है, और इन दोनों को खींच कर आप कहाँ ले जा सकते हो? कोर्ट ले जा सकते. Read further. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So if we want to call any claim a right, it has to have these three qualities. Rights are reasonable claims of people, persons recognized by society and what is this? Sanctioned by law. I mean, बता रही हूँ. Yes, it is approved. So rights क्या होते हैं? Rights वो चीजें हैं, एक तो they should be reasonable. अगर मैं कहूँ मेरा राइट है, मैं रात के 2 बजे को छत पे खड़े रह के चिल्लाएगी मेरा राइट है, तो that is not reasonable. So that is not a right. It should be recognized by society. यानी आम जनता, आम सोसाइटी क्या करनी चाहिए? कहनी चाहिए कि हाँ ये तो इसका राइट है, दिया जो चाहिए वो बन सकती है, कोई नहीं रोकेगा उसको. एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ, यानी इतना सब होने के बाद लॉ, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके इंडिया का लॉ, इंडिया की जुडिशरी भी इस बात को अप्रूव करनी चाहिए कि ये चीज क्या है, आपका राइट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट्स नाउ? Rights are those which are reasonable claims. Rights are reasonable claims of persons which are recognized by law and legally sanctioned by law, or simply sanctioned by law. याद रहेगा इतना, 3 पॉइंट याद रख सकते हो डेफिनेशन में राइट्स के लिए. ठीक. अब प्रियांशी पढ़ेगी आगे का. Why do we need rights in a democracy? Rights are necessary for very substance of a democracy. In a democracy, every citizen has to have the right to vote and the right to be elected to government. दो चीजें हैं आपके पास, एक तो आप वोट कर सकते हो या फिर आप खुद अपनी सरकार भी बना सकते हो. प्रियांशी चाहे तो अपना इलेक्शन में खुद अपना नाम भी दे सकती है और खुद क्या कर सकती है? खड़ी रह सकती है इलेक्शन के लिए, और अपने आप को भी वोट कर सकती है, क्योंकि वो खुद भी एक इंडियन सिटीजन है, तो अपना वोट खुद को ही देगी. यस. For democratic elections to take place, it is necessary that citizens should have the right to express their opinion
form political parties and take part in political activities. Any doubt in this? No? Proceed. Rights also perform a very special role in a democracy. Rights protects minorities from the oppression of the majority. They ensure that the majority cannot be against rights. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. This usually happens when those in a majority wants to dominate those in minority. The government should protect the citizens' right in such situations. But sometimes elected governments may not to protect or may even attack the rights of their own citizens. एग्जाम्पल हमने देखा कोसोवो गवर्नमेंट का, जिस खुद अपने ही लोगों को क्या कर रहा था, जिसके मदद से इलेक्ट होके पावर में आया उसी को क्या कर रहा था, मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था। अच्छा, पहले जो पॉइंट्स पढ़े उसमें किसी को कुछ डाउट है? मेजॉरिटी हावी नहीं होनी चाहिए ना माइनॉरिटी ग्रुप्स पर, इसीलिए क्या है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, अलग से दिए जाते हैं। रीड फर्दर। That is why some rights needs to be placed higher than the government, so that the government cannot violate them. In most democracies, the basic rights of the citizens are written down in the constitution. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। और हमने अपने सारे बेसिक राइट्स को क्या कर दिए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव रिटन इट डाउन, नॉट वी इन द सेंस बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, आवर ड्राफ्टिंग कमिटी, they have mentioned all these basic rights in a written format in our constitution, और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे कहते हुए भी एक राइट क्या हो गया है, छीन गया है, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टीज। यस, आगे दिया पड़ेगी मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are those basic conditions which are considered essential to be provided to the people for this all-round development. After the conclusion of the After the inclusion inclusion of the Bills of Rights in the UN chapter, it has become obligatory for all the member states of United Nations to ensure the basic condition or fundamental rights to their representative citizens. इंडिया है यूएन का हिस्सा, हाँ या ना, है ना? तो अगर इंडिया यूएन का हिस्सा है तो यूएन ने एक कंडीशन बनाया है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि एनी कंट्री विच इज द पार्ट ऑफ यूएन विल हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट सम फंडामेंटल राइट्स विच आर वेरी बेसिक टू एवरी सिटीजन ऑफ इट्स ओन कंट्री। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि अगर आप इंडिया हो और आप यूएन के मेंबर हो तो आप अपने कंट्री मेंबर्स को कुछ राइट्स तो जरूर देंगे जो उनके क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। और ये कौन से राइट्स होंगे, जो बिल ऑफ राइट्स में लिखा गया है। See, this is a page where you can see the bill of rights. ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ऑलमोस्ट सबको मिलने चाहिए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फूड, भूख लगने पे खाना खाने का भी एक राइट है, नींद आने पर सोने का राइट है, प्रिजनर्स को जबरदस्ती जगाए भी रखा जाता है। डू यू नो दिस इज वन ऑफ द टॉर्चर मेथड। इंडिया में नहीं बेटा, इंडिया में तो कोई टॉर्चर ही नहीं होता, पुलिस भी ऐसी है, क्रिमिनल भी ऐसे ही है, कौन किसको टॉर्चर करे। इंडिया में से लेकिन फिर भी जेल में भी रखते हुए किसी जगहों पर पुलिस ने इतना मारा है किसी को कि वो डेथ हो गई उनकी, कस्टोडियन डेथ इट इज नोन एज। इंडिया में भी ऐसा एक केस हुआ था जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने एक आदमी को जेल में रखा, पता नहीं था कि उसने क्राइम किया या नहीं, उससे उगलवाना चाहता था तो मार रहा था उसको, तो मारते मारते इतना मार दिया उसने कि वो बेचारा आदमी मर ही गया। एक तो वैसे ही कमजोर, पुलिस को पकड़ के जेल में डाल दिया क्योंकि उसने उतना मारा कि वो मर ही गया। तू इंट्रोगेशन कर रहा था क्या, उसको बंदे को मार ही डाला तूने, दिस इज रॉन्ग नो। उसकी नौकरी तो गई और उसको जेल भी डाल दिया। एडीएम जबलपुर का केस है, एडीएम वर्सेस जबलपुर। ये बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स में कुछ बेसिक से राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू स्पीक ट्रूथ, जो भी चीजें हैं इसमें लिखी गई है। आपको अगर दिख रही है तो पढ़ लेना, मुझे तो नहीं दिख रही है, इतना करीब खड़े रहकर भी।
तो UN ने कहा है that you are my member, then you promise that you will give certain basic rights or fundamental rights to your citizens. Any doubt in this part now? Meaning of fundamental rights, significance, क्या क्यों जरूरी है आपको ये सारे राइट्स की? नहीं भी हो तो भी जी लेंगे ना हम लोग। सऊदी अरेबिया में भी तो लोग जी रहे हैं, कोसोवो में भी जी रहे हैं, हम लोग भी जी सकते हैं ना बिना राइट्स के। क्यों जरूरी है राइट्स? प्रियांशी तो टेंशन में आ गई, राइट्स के बिना कैसे जीना? आपका फ्रीडम, आपकी लिबर्टी। और इतने सालों तक इंडिया बेटा क्या था? इट वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, वी वर ऑप्रेस्ड। ब्रिटिश रूल क्या हमको बहुत अच्छे से रखी थी क्या? नहीं, ब्रिटिश रूल वाज डूइंग ऑपरेशन, वी वर ऑप्रेस्ड। और इसी ऑपरेशन से हमें बाहर निकलना था, आगे बढ़ना था, अपनी जिंदगी बेहतर करनी थी, इसीलिए जरूरी था कि हमें कुछ राइट्स मिले। That is why we are given these fundamental rights. These are essential for our all-round development. हर तरीके से डेवलप होने के लिए जरूरी है, और सबको इक्वालिटी मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिले, आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए ये चीजें दी गई है आपको। और ये आपसे ना स्टेट छीन सकता है, स्टेट इन द वर्ड्स गवर्नमेंट भी आपसे ये छीन नहीं सकता, इंडिविजुअल यानी कोई एक आदमी भी आपसे ये राइट्स छीन नहीं सकता। ओके, एम आई क्लियर टिल हियर? सिग्निफिकेंस समझ आया? आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको पढ़ने से पहले एक बात बताओ मुझे, हाउ मेनी पार्ट्स इज कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 6? वॉल्यूम तो बेटा एक ही है। 3 or 6? No, 25. There are total 25 parts in our constitution. कितने हैं? अरे मार्कर भी ना ऐसा धोखेबाज है। 25 क्या है? पार्ट्स। टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कभी सोचा आप लोगों ने? दिया? तब तो लॉयर बनने के लिए कुछ गया तो उधर ही बैठ जाएगा लॉयर। 1500 टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर क्लॉज, सब क्लॉज हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, सब सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज होते हैं, लेकिन आर्टिकल्स टोटल कितने हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में गिनोगे तो 448, और पार्ट्स कितने हैं? 25। आपको 25 के 25 पार्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट्स में से आप सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में इंफॉर्मेशन रखो। What does your part 3 say about? Your part 3 talks about fundamental rights. तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स किधर लिखे हैं? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? पार्ट 3 ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4 में क्या है? No. Have you ever come across this acronym? No. What is this? DPSP, Directive Principles of State Policy. दिया तो सोच रही है मैम आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है सब कुछ। नहीं बेटा, पेज खोलो। DPSP के बारे में जानना है तो पेज नंबर 95 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 लास्ट लाइन देखो। पॉइंट नंबर 2 स्टार्टिंग में 95 पेज नंबर का जस्ट टॉप पोजीशन पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था to implement directive principle of state policy। मिला ना? तो पार्ट 3 क्या डील कर रहा है? इट इज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 क्या डील करता है? इट डील्स विद द DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अबाउट दिस वी विल डिस्कस लेटर एज एंड व्हेन द चैप्टर प्रोसीड्स। अभी हम इसकी बात करें पार्ट 3 की। पार्ट 3 में कितने आर्टिकल्स? Part 3 में you are going to talk about article 12 to 35. How many articles? 12 to 35. इसमें से article 12 ये है जो define करता है कि fundamental right क्या है. It gives you the definition of fundamental right. Article 13 इस बारे में बात करता है कि किसी को अगर
आप कोई अगर स्टेट है, लाइक फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट को ऐसे ही लॉस बनाने चाहिए, ऐसे ही कानून बनाने चाहिए जो ज्यादातर कोशिश करे कि इन फंडामेंटल राइट्स को खराब ना करे, इंफ्रिंज ना करे, वायलेट ना करे. Are you getting me? So what Article 12 deals about? It deals with the definition of fundamental right, and Article 13 gives direction to the state government, tells the state government that it should not make any such laws which shall violate or infringe the fundamental rights of any individual staying in that particular state. Are you getting me? समझ आ रहा है कि मुझे बड़ी दुखी दिख रही है? Any doubts अब तक? आपको तो कोई डाउट्स हो ही नहीं सकते, कभी तो आप क्लास में कभी कभी दिखते हो. अब आर्टिकल 14 से आपकी असली कहानी शुरू होती है. 12 और 13 का तो समझ में आया ना. आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भी आई थिंक आपके बुक में कुछ कुछ बातें दी गई है, तो वो भी जरा देख लें. लेकिन आपका आर्टिकल 14 ही बेसिक फंडामेंटल राइट से स्टार्ट होता है. उससे पहले कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताया गया है. ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारी जिंदगी को एक स्पेशल स्टेटस दे रहा है. इनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होना ही हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि पटाखे फूट रहे हैं, दिवालियों की मिठाइयां बन रही है. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किस में आ गया? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया. इतनी बड़ी बात है ये हमारे कंट्री के लिए. हमारे फ्रेमर्स ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यस, बी.आर. अम्बेडकर. ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? नहीं, चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर थे. प्रेसिडेंट ऑप्शंस चाहिए यार. सोचो, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? हाँ, वही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट. तो इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे वो, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो हमारे फ्रेमर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने कुछ सोच के ही तो ये सारी चीजें हमारे बेसिक राइट्स में डाली है, जिसे हम क्या कहते हैं? हमारा फंडामेंटल राइट. आगे देखते हैं और क्या बताया गया है घुमा फिरा कर. फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके प्रियम्बल से भी देखने को मिलता है. पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है that preamble is the preface. It's like something which introduces you to the book of the Indian Constitution. It tells you what is written inside the Indian Constitution. So preamble, which is like a preface, it also talks about all those promises which the country is making to itself. Are you getting me? यानी भारत ने अपने आप को कुछ प्रोमिसेस किए हैं, भारत की सरकार ने उसकी जनता से कुछ प्रोमिसेस किए हैं. वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्रीएम्बल में. Now let's talk about certain particular features that our fundamental rights have. They are universal. ऐसा होता है क्या कि फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम सिर्फ मुझे है, रोहन को नहीं? चलेगा, उसको भी है, मुझे भी है, सबको है, सार्थक को भी है. वो टेंशन में आ जाता है, उसको है नहीं तो उसको भी है. So these are universal. कोई भी कह सकता है ना. क्या ऐसा है कि सिर्फ एक ही पढ़ा लिखा आदमी ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा? नहीं. अगर रास्ते पे बैठा हुआ भिखारी भी मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता है तो कर सकता है. कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है ना वो भी चला जाएगा. तो यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉट एब्सोल्यूट? फिर से पेन गिरा तो बेटा मैं ले लूंगी. Not absolutely. Yes, some कुछ. क्या राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था? क्या वो अभी भी फंडामेंटल राइट है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा ना. इतनी स्टोरी मैंने बताई 1 घंटे से, तो कहाँ सो रहा था बेटा? वो एक लीगल राइट है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा लिखा था ना. सो कोई भी फंडामेंटल राइट हम कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं समझ सकते. जैसे कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या लग जाता है? रेस्ट्रिक्शन, बैन. सुना है कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन? फॉर एग्जांपल इमरजेंसी क्या होता है?
वो जर्मनी का इमरजेंसी बेटा, इंडिया का इमरजेंसी कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। हाँ, जुडिशरी चुप बैठी थी, आम आदमी को भी चुप बिठा दिया गया था। 18 महीने तक पूरी की पूरी इंडिया वैसे चल रही थी जैसे इंदिरा गांधी चलाना चाहती थी। यस और नो? दैट इज इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो ये फंडामेंटल राइट्स काम नहीं आते। जस्ट 2 more minutes, we'll complete discussing these few points, then we'll end the class. Justifiable. What do you understand by the word justifiable? Explain it. What else? Justifying the rights. अगर मैं आपका फंडामेंटल राइट छीन लूंगी तो क्या आप मुझे कोर्ट ले जा सकते हो? यस, सो दैट इज जस्टिफाइबल। लेकिन अगर किसी ने डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी को अगर किसी राष्ट्र ने फॉलो नहीं किया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट नहीं ले जा सकते, बिकॉज डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिफाइड। उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ने इंफ्रिंज किया, वायलेट किया, तो आप उसको कोर्ट ले जा सकते हो। व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? What do you understand by this word comprehensive? Includes everything. Yes or no? सबको include कर रहा है, कल्चर को, सोसाइटी को, एजुकेशन को। Yes or no? सोशल थिंग्स, कल्चरल थिंग्स। क्या ऐसा है कि नहीं जो भी फंडामेंटल राइट्स है ना हम सिर्फ तेलंगाना के लोगों को देंगे, आसामियों को नहीं देंगे? ऐसा है क्या? अगर तेलंगाना वाले लोग अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते तो महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आसाम के लोग तो आसाम के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने फेस्टिवल्स, अपने कल्चर, हर चीज को, अपने रिलीजियस चीजों को, अपने इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि फंडामेंटल राइट्स हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, इट कवर्स एवरीथिंग। एंड लास्टली सस्पेंडेबल। सस्पेंडेबल में भी वही आ गया, क्या कर सकते हैं इसको? इमरजेंसी के टाइम पर बंद कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे ले लिया आपका राइट टू प्रॉपर्टी, वैसे ये बाकी के फंडामेंटल राइट्स भी अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि भाई ये टाइम ऐसा है जहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स को क्रब करना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। क्रब मतलब थोड़ा घटा देना, तो घटा देना चाहिए या बंद करना चाहिए कुछ समय के लिए, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ओके, अब प्रियांशी सोच रही है ऐसा सब कर सकते तो, क्योंकि वो सत्ता में बने रहना चाहती थी। इफ शी हैड नॉट अनाउंस्ड इमरजेंसी देन देयर वुड हैव बीन इलेक्शंस हो जाते तो वो नहीं जीतती इलेक्शन, वो जानती थी। तो इमरजेंसी के टाइम पे तो इलेक्शन हो नहीं सकते, तो उसने इमरजेंसी लगा दी। प्रियांशी को पक्का ये डाउट रहेगा कि मैम ये सब कुछ हो ही सकता है तो फिर इसको फंडामेंटल क्यों बोल रहे हैं, है ना? डाउट इसके चेहरे पे ही दिख रहा है मुझे। दिया भी यही सोच रही है कि मैम एक तो हटा रहे हो, नॉट एब्सोल्यूट भी बोल रहे हो, और ऊपर से कहते हो फंडामेंटल है। उल्लू बना रहे हो आप हमको। तो बेटा ये अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस ही हटा सकते हैं, नॉट एवरी टाइम। सिर्फ अगर इमरजेंसी लगती है ना तभी सस्पेंड होंगे, और ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट नहीं है तो आपके हर फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन लिए जा सकते हैं। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी एक ही ऐसा फंडामेंटल राइट है जो छीना गया है, वो भी क्यों? सबके बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, तो एक अच्छे कॉज के लिए, फॉर अ गुड पर्पस। राइट टू लाइफ छीन लिया जाएगा कभी भी? राइट टू लिबर्टी छीना जाएगा क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जाएगा क्या? Most likely. Most likely. Okay. So he still doubts. Bye, students.